वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे पाठ का यानी हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं रियल नंबर। सवाल उठता है कि वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर आखिर होते क्या चीज़ है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं या रियल नंबर होती क्या है? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर होती क्या है? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर वास्तव में वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जो कि किसी संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित की जा सकती है। यानी वास्तविक रेख संख्याएं कौन सी हुई? संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहलाती हैं। किसी संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहलाती हैं। अब सवाल उठता है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकने वाली ये संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? इसके बारे में हम सब जानते हैं। ये संख्याएं होती हैं
मुख्यतया 5 प्रकार की। नंबर 1, इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। अब प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? क्या चीज होती है? एक व एक से बड़ी, एक व एक से बड़ी यानी 2, 3, 4, एक व एक से बड़ी सभी संख्याएं अनंत तक। एक व एक से बड़ी सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं के लिए हम संकेत रूप में कैपिटल, अंग्रेजी के कैपिटल N का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो हुई प्राकृत संख्या की बात। अब दूसरी संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर हम प्राकृत संख्याओं के साथ में जीरो को भी शामिल कर लें, यानी जीरो को शामिल करते हुए अगर हम प्राकृत संख्याओं को लिख दें 1, 2, 3, 4 अनंत तक, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, अगर हम जीरो को शामिल करके प्राकृत संख्याओं को लिख दें, यानी जीरो प्लस प्राकृत संख्याएं, तो वो संख्या समूह बन जाता है। वो संख्याएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं या जो होल नंबर है, इसको संकेत रूप में हम अंग्रेजी के कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी संख्याएं कौन सी होती हैं? तीसरी संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर। ये क्या होती हैं? यदि हम पूर्ण संख्याओं का जो ग्रुप है, यानी जीरो प्लस प्राकृत संख्या, यदि हम पूर्ण संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं का मतलब होता है माइनस वाली संख्याएं, -1, -2, -3, -4, इस तरह से। हमने संख्या रेखा देखी है ना, संख्या रेखा कैसे होती है? उसमें बीच में एक जगह जीरो बना हुआ होता है और एक तरफ तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1, 2, 3, इस तरह में राइट हैंड साइड के अंदर, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, इस तरह से। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं के साथ में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें, यानी अगर हम पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जीरो के बाद में 1, 2, 3 अनंत तक, इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट का चिन्ह होता है। ठीक है, अगर हम पूर्ण संख्याओं के साथ में ऋणात्मक संख्या यानी -1, -2, -3, इस तरह से इनफाइनाइट तक, इधर भी इनको शामिल कर लें तो वो कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, इनको हम अंग्रेजी के कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं संकेत रूप में। ठीक है, अब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर,
इनको इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर्स पर चर्चा के बाद में अब चौथी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं, अंग्रेजी में इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स से हमारा मतलब उन संख्याओं से है जो कैसे होती हैं? P/Q के रूप में होती हैं, P/Q के रूप में होती हैं, यानी जो धनात्मक पूर्णांकों को P/Q के रूप में होती हैं, यानी भिन्न के रूप में। भिन्न यानी फ्रैक्शन। किस रूप में होती हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में होती है। दूसरी बात, वो हो सकती हैं इंटीजर के रूप में हो सकती हैं, पूर्णांक के रूप में हो सकती हैं, पूर्णांक या इंटीजर के रूप में हो सकती हैं। ठीक है। और वो डेसिमल के रूप में, दशमलव के रूप में हो सकती है। दशमलव यानी डेसिमल के रूप में हो सकती है। डेसिमल के रूप में हो सकती है, दशमलव के रूप में हो सकती है। तो वे सभी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शन के रूप में हो, पूर्णांक संख्याओं के रूप में हो, या दशमलव के रूप में हो। फ्रैक्शन के रूप में हो यानी भिन्न के रूप में हो, पूर्णांक संख्याओं यानी इंटीजर के रूप में हो, या दशमलव यानी डेसिमल के रूप में हो, यानी कुल मिलाकर P/Q के रूप में उनको लिखा जा सकता हो। वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में एक खास बात और ध्यान रखनी है हमें कि ये P/Q के अंदर P और Q ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक होते हैं। पहली बात तो ये पूर्णांक है। पूर्णांक तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। P/Q के रूप में होते हैं, नहीं, दोनों P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। दूसरी बात यह है कि Q जो होता है, ये जो Q होता है, Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता, यानी अगर Q जीरो हो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। तो P/Q के रूप में लिखी जा सके, यहाँ पर P और Q पूर्णांक होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी, और Q कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई परिमेय संख्याओं की। अब पांचवा जो हमारा वो चीज आती है, वो आती है अपरिमेय संख्याएं। वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? वे सभी संख्याएं जो रैशनल नंबर में क्या होता है? जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। इरेशनल या अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है? वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। P/Q के रूप में यानी जो ना तो पूर्णांक के रूप में लिखी जा सकती है, यानी इंटीजर के रूप में, पूर्णांक यानी इंटीजर, पूर्णांक के रूप में लिखी जा सकती हैं, ना ही वो भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा सकती हैं, और ना ही वो दशमलव या डेसिमल के रूप में लिखी जा सकती हैं। ठीक है। वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे पाई वाली जो संख्याएं होती हैं, पाई वाली जो संख्याएं होती हैं वो, और वर्गमूल वाली जो संख्या होती हैं, अंडर रूट वाली जो
जो संख्याएं होती हैं जिनमें रूट लगा हुआ होता है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के ये 5 प्रकार की संख्याएं हैं और ये सभी संख्याएं किसी भी संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित इनको किया जा सकता है। इसलिए ये सभी संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर शामिल होती हैं। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या के अंदर वे सभी संख्याएं शामिल होती हैं जो कि किसी भी संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित की जा सकती है। ठीक है, और यदि कोई ऐसी संख्या है जो किसी संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती है तो इसका मतलब वो वास्तविक संख्या नहीं है, वो अवास्तविक संख्या है। क्या हो गई वो? अवास्तविक। अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या को हम कह सकते हैं इमेजिनरी, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब हमने इमेजिन कर लिया, हमने सोच लिया, मन माफिक सपना देख लिया। तो ये ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित नहीं की जा सकती हैं, जिनको कि प्रदर्शन संख्या रेखा पर नहीं किया जा सकता, जिनका वो अवास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। और जिन संख्याओं का संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शन किया जा सकता है वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? उसमें आ जाती हैं हमारी नेचुरल नंबर, कैपिटल N से हम प्रदर्शित करते हैं। उसके अंदर आ जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। प्राकृत संख्याएं आ गई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं आ गई। इंटीजर हमारा आ गया Z से, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और कौन कौन शामिल हो गए? Z के अलावा इसके अंदर आ गए इंटीजर के बाद में हमारे पास में आ गया रियल नंबर। रैशनल नंबर और फिर आ गया हमारा इर्रेशनल नंबर। ये सारी की सारी जो 5 प्रकार की जो संख्याएं हैं ये कहलाती हैं हमारी, क्या कहलाती हैं? ये सब हमारी कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का अच्छी तरह से अर्थ स्पष्ट हो गया होगा आपके दिमाग में। वास्तविक संख्याएं सिर्फ वो संख्याएं हैं जिनका कि हम संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करेंगे। किनका अध्ययन करेंगे? धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण गुणों का। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण गुणों का। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लें कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है। देखिए, पूर्णांक का मतलब हम जानते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर कैसे होता है? पूर्ण संख्याएं प्लस नेगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, वो मिलकर के पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब पूर्णांक संख्या में क्या होता है? देखिए, 0, 1, 2, 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक चलता है। इसी ही तरह से दूसरी तरफ होते हैं -1, -2, -3, इस तरह से इधर भी इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, तो 0 की जो राइट हैंड साइड है दाईं ओर और 0 की लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर जो संख्याएं लिखी हुई हैं, दाईं ओर लिखी हुई हैं धनात्मक और बाईं ओर लिखी हुई ऋणात्मक। पूर्णांक सभी हैं, ये सभी पूर्णांक हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर धनात्मक पूर्णांकों की, यानी 0 के इधर वाली, यानी हम बात कर रहे हैं 0 की और इससे बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं उनकी। ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी धनात्मक पूर्णांकों की। अब धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण गुण, 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी है?
धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स की दो महत्वपूर्ण गुण, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1, एक तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और दूसरी जो महत्वपूर्ण गुण है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहला महत्वपूर्ण गुण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा महत्वपूर्ण गुण है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जहां तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रश्न है, तो पहली बात तो यह है कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, इसका जो मुख्य संबंध है, इसका संबंध किससे है? मुख्य संबंध यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मुख्य संबंध है किससे? विभाजन से, धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन से, यानी डिवीजन से, DIVISION। किससे? धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन से, धनात्मक पूर्णांकों के डिवीजन से। ठीक है। दूसरी बात, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, इसका यूं तो ये बरसों से चलती हुई आ रही है, सदियों से चल रही है, लेकिन सर्वप्रथम लिखित रूप में, प्रथम लिखित रूप में इसका प्रयोग किया था, इसका उल्लेख किया था। किसने? कहां पर पाया जाता है? यूक्लिड ने किया था। यूक्लिड की अपनी एक पुस्तक थी, यूक्लिड एलिमेंट पुस्तक नंबर है 7। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इसका सबसे पहले लिखित रूप में जो उल्लेख किया था वो यूक्लिड ने किया था अपनी पुस्तक यूक्लिड एलिमेंट पुस्तक 7 के अंदर। ठीक है, पुस्तक 7 के अंदर। ठीक है, ये तो बात हुई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यहाँ पर हमने दो बातें खास तौर पे कही। पहली बात तो ये कही कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसका मुख्य संबंध जो है वो है विभाजन की प्रक्रिया से है, डिवीजन की प्रक्रिया से, धनात्मक पूर्णांकों के डिवीजन से है, विभाजन से है। दूसरी बात हमने कही कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, ये यूं तो सदियों से चलती आ रही है, लेकिन इसका लिखित रूप में सबसे पहले उल्लेख जो किया वो यूक्लिड ने किया अपनी पुस्तक यूक्लिड एलिमेंट बुक 7 में, पुस्तक 7 में। ठीक है, ये तो बात हुई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसके संबंध में सबसे पहली बात तो ये है कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है, ये इसका संबंध मुख्यतः किससे है? धनात्मक पूर्णांकों के, इसका संबंध है धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से, यानी मल्टीप्लिकेशन से। किससे संबंध है इसका? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का मुख्य संबंध किससे है? धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है
इसका सर्वप्रथम जो वर्णन है, सर्वप्रथम वर्णन, इसमें दो चीजें हैं। एक तो सर्वप्रथम हम वर्णन की बात करेंगे और दूसरी बात हम करेंगे सर्वप्रथम सही उत्पत्ति सही उत्पत्ति को बोलते हैं अंग्रेजी में हम करेक्ट प्रूफ। करेक्ट प्रूफ करेक्ट प्रूफ। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है, इसका सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, किस पुस्तक में किया था और किस रूप में किया था? इसका सर्वप्रथम वर्णन किया था यूक्लिड ने। किसने किया? यूक्लिड ने। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का सर्वप्रथम वर्णन भी यूक्लिड ने किया और उसकी पुस्तक का नाम था, किस पुस्तक में किया? यूक्लिड एलिमेंट। यूक्लिड एलिमेंट बुक, पुस्तक 9। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो उसने किया था यूक्लिड ने, वो पुस्तक 7 में किया था, पुस्तक 7 में किया था। और ये जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, इसका वर्णन उसने किया है पुस्तक 9 में, यूक्लिड एलिमेंट की पुस्तक 9 में। ठीक है, किस रूप में किया था? साध्य 14, साध्य 14 के रूप में। साध्य 14 को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोजिशन, PROPOSITION, प्रोपोजिशन 14। प्रोपोजिशन 14 साध्य 14 के रूप में किया था। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का सबसे पहले वर्णन यूक्लिड ने किया, अपनी पुस्तक यूक्लिड एलिमेंट 9 में किया और साध्य 14 यानी प्रोपोजिशन 14 के रूप में किया। ठीक है, दूसरी बात हम कर रहे हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है, इसकी सर्वप्रथम सही उत्पत्ति यानी करेक्ट प्रूफ किसने दिया? तो ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है, इसका सबसे पहले जो सही उत्तर देने वाला था, करेक्ट प्रूफ देने वाला था, वो था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कौन था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की सर्वप्रथम सही उत्पत्ति, करेक्ट प्रूफ देने वाला जो गणितज्ञ था, उसका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, इसको हम गणितज्ञों का राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणितज्ञों का राजकुमार। इसको हम कहते हैं गणितज्ञों का राजकुमार। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को क्या कहते हैं हम? गणितज्ञों का राजकुमार भी कहते हैं। अंग्रेजी में बोलें तो उसको हम कहते हैं प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस। प्रिंस, PRINC, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस, MATHE, मैथमेटिशियंस, MATICANS, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को हम गणितज्ञों का राजकुमार या प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस भी कहते हैं। और कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का सबसे पहले सही उत्पत्ति दी
करेक्ट प्रूफ दिया। अब सवाल उठता है उसने किस पुस्तक के अंदर ऐसा किया। उसकी पुस्तक का जो नाम था वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस की जो ये पुस्तक है, किस पुस्तक में उसने किया। पुस्तक का नाम है उसका डिस्क्विशंस अर्थमेटिकी डिस्क्विशंस अर्थमेटिकी। अंग्रेजी में लिखें तो लिखेंगे हम डिस्क्विशंस QUISITIONES डिस्क्विशंस ऑफ अर्थमेटिकी METICAE अर्थमेटिकी। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का सबसे पहले जो करेक्ट प्रूफ दिया, उस पुस्तक का नाम था डिस्क्विशंस अर्थमेटिकी। ठीक है, इस पुस्तक के अंदर कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने सबसे पहले अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का करेक्ट प्रूफ दिया। और यही कारण है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो शब्द है, इसके अंदर तीन शब्द मिले हुए हैं। एक है यूक्लिड, दूसरा है विभाजन और तीसरा है एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, एक मैथमेटिशियन का नाम है। ठीक है, विभाजन की जहां तक बात है, विभाजन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीजन। विभाजन या डिवीजन का मतलब होता है, डिवीजन या विभाजन क्या होता है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक गणितीय संक्रिया है। गणितीय संक्रिया क्या है? भाग की, जोड़, बाकी, गुणा और भाग, चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, गणितीय संक्रियाएं होती हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जो चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, गणितीय संक्रियाएं होती हैं, इन्हीं में से एक संक्रिया है डिवीजन। तो विभाजन से मतलब है यहाँ पर डिवीजन की संक्रिया से है, भाग की संक्रिया से है। ठीक है, इससे ये भी साबित हो रहा है कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है वो धनात्मक पूर्णांकों की भाजकता से संबंधित है। ठीक है, जहाँ तक तीसरे शब्द एल्गोरिथम का सवाल है, एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच, यानी जो कि गिव्स ए प्रोसीजर, एक प्रक्रिया प्रदान करती है फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की। ठीक है, तो एल्गोरिथम का मतलब क्या है? एल्गोरिथम का मतलब सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला से है जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की
एक प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन और एल्गोरिथम तीनों शब्दों का हमने अर्थ समझ लिया। अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाकई में वास्तव में है क्या। परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होती है। इसमें हमने दो बातें कही। एल्गोरिथम की जो परिभाषा थी कि उसी के अंदर हम थोड़ा संशोधन किया है। एल्गोरिथम का मतलब था सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब हमने लिख दिया सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो कि एक विशेष प्रकार की समस्या। एल्गोरिथम में क्या होता है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की बात होती है। अब यहाँ पर क्या किया, विशेष प्रकार की समस्या क्या थी, दो धनात्मक पूर्णांकों HCF ज्ञात करना। दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना, ये एक विशेष प्रकार की समस्या थी। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होती है। ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps which gives a procedure for getting HCF of two positive integers. This algorithm is based on Euclid's division lemma. यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हुई। पहली बात तो ये है कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है ये दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की एक विधि प्रदान करती है। दूसरी बात ये है कि ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, प्रमेयिका को बोलते हैं लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर यानी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा पर आधारित है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने से पहले, यूक्लिड डिवीजन लीमा को समझने से पहले हमें भाग की संक्रिया का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए, भाग की संक्रिया का। भाग की संक्रिया यानी डिवीजन ऑपरेशन जो है, डिवीजन की जो संक्रिया है, भाग की जो संक्रिया है वो हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। यानी हम भाग आखिर देते कैसे हैं, डिवीजन आखिर करते कैसे हैं। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 7/3 यानी 7 में 3 का भाग देना है हमें। ठीक है। तो 7 में 3 का भाग हम कैसे देते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या के अंदर ही छोटी संख्या का भाग जाता है। बड़ी संख्या मान लीजिए 7 है, तो बड़ी संख्या जो होती है उसको हम बोलते हैं, इसके अंदर हमें भाग देना है तो जिस संख्या के अंदर हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भाज्य और अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिविडेंट, DIVIDENT, डिविडेंट। और जिस संख्या का हम भाग लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं हिंदी में भाजक, या अंग्रेजी में हम कहते हैं डिवाइजर,
SOR डिवाइज़र। तो भाग की संक्रिया में दो मुख्य चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, एक तो होगा डिविडेंड यानी भाज्य, और दूसरे होगा भाजक या डिवाइज़र। ठीक है, भाज्य हमेशा बड़ा होगा, डिवाइज़र हमेशा छोटा होगा। तो हम क्या करते हैं, भाग देते समय भाज्य के अंदर भाजक का भाग लगाते हैं, यानी डिविडेंड के अंदर डिवाइज़र का भाग लगाते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। किस तरह से, देखिए 7 है, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड बता रहे हैं हम, लंबी भाग प्रक्रिया जो है वो बता रहे हैं। 7 के अंदर हमने 3 इधर लिख लिया, इसका भाग लगा रहे हैं। भाग लगाने का मतलब होता है 3 को हम कितनी बार जोड़ें कि 7 आ जाए, या तो 7 आ जाए या उससे ठीक छोटी संख्या आ जाए। तो हम इसका जब भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार गया पूरा, और ये आ गया 6। उसके बाद में बच गया हमारे पास में एक शेष बच गया घटाने। इस तरह से हम भाग करते हैं कि नहीं करते। अब अभी तक हमने देखा था कि भाग की संक्रिया के अंदर दो मुख्य तत्व हमें मालूम चले थे, दो मेन एलिमेंट प्राप्त हुए थे हमें, सवाल के अंदर ही थे वो क्या थे, एक तो था डिवाइज़र यानी भाजक, और दूसरा था डिविडेंड यानी भाज्य। ये तो था भाज्य और ये था भाजक। भाजक को हम बोलते हैं डिवाइज़र और भाज्य को हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, अब जब हमने भाजक का भाज्य में भाग लगाया तो हमें ये भागफल प्राप्त हुआ, 2 बार गया, इसे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं इसको, भागफल। क्या क्या प्राप्त हुआ हमें, भागफल प्राप्त हुआ। भागफल को अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट। ठीक है, और जो चौथी जो चीज़, जब हमने 2 बार भाग लगाया तो हमारे पास जो शेष बचा अंत में 1, इसको हम बोलते हैं शेषफल। शेषफल, या अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर, शेषफल या रिमाइंडर। तो कुल मिलाकर के भाग की जो संक्रिया होती हैं उसके अंदर 4 मुख्य एलिमेंट होते हैं, मुख्य घटक होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं। कौन कौन से, एक होता है भाजक या डिवाइज़र, दूसरा होता है भाज्य या डिविडेंड, तीसरा होता है भागफल यानी क्वोशिएंट, और चौथा होता है शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको हम संकेत रूप में किस तरह से लिखते हैं, इन चारों एलिमेंट्स को। ठीक है, हम बात करते हैं भाजक की, डिवाइज़र, भाजक। भाजक को हम संकेत रूप में लिखते हैं अंग्रेजी के स्मॉल b से, छोटे b से, भाजक को। ठीक है, क्वोशिएंट की अगर हम बात करें, भागफल की अगर हम बात करें, तो भागफल को हम लिखते हैं संकेत रूप में अंग्रेजी के छोटे q से, ये भागफल हो गया। भाज्य यानी डिविडेंड, डिविडेंड को हम संकेत रूप में लिखते हैं अंग्रेजी के स्मॉल a से, छोटे a से, ये डिविडेंड को बताता है यानी भाज्य को बताता है। और शेषफल यानी रिमाइंडर, इसको हम अंग्रेजी की छोटे r से प्रकट करते हैं। ठीक है, यानी हमें ये चारों संकेत याद रखने हैं। a अगर लिखा हुआ है स्मॉल, इसका मतलब हमें डिविडेंड की बात कर रहे हैं, भाज्य की बात कर रहे हैं। अगर स्मॉल b लिखा हुआ है, इसका मतलब हम भाजक की बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कहीं पे q लिखा हुआ है, तो हम इसका मतलब हम क्वोशिएंट की बात कर रहे हैं यानी भागफल की बात कर रहे हैं। और अगर कहीं पे r लिखा हुआ है तो उसका मतलब है हम शेषफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भाग की संक्रिया अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अब भाग की संक्रिया के हमने सारे तत्व देख लिए कि भाग की संक्रिया में 4 तत्व हैं।
उनके हमने संकेत भी कर लिए। अब इनके संबंधों के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। भाग की संक्रिया के अंदर जो ये 4 तत्व हैं, इन चारों तत्वों के जो संबंध हैं वो किस तरह के हैं। देखिए, पहली बात संबंध के संबंध में पहली बात क्या है? पहली बात ये है BQ प्लस R इक्वल्स टू A। भाग की संक्रिया के अंदर जो 4 प्रमुख तत्व होते हैं, यानी भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, डिवाइजर, क्वोशिएंट, डिविडेंड और रिमाइंडर, इन चारों तत्वों का जो आपसी संबंध है, उसके संबंध में पहली बात तो क्या होती है? वो होती है BQ प्लस R इक्वल टू A। यानी इसका मतलब क्या हुआ? B गुणा Q, यानी B क्या है? भाजक, Q क्या है? भागफल, प्लस R क्या है? R रिमाइंडर, और A क्या है? डिविडेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम भाजक को क्वोशिएंट से, यानी भाजक को, डिवाइजर को अगर हम भागफल से, क्वोशिएंट से गुणा कर दें और उसके अंदर शेषफल यानी रिमाइंडर जोड़ दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? डिविडेंड या भाज्य प्राप्त हो जाएगा। अब होता है कि नहीं होता है? देखिए, भाजक क्या है? 3। अब 3 को हम किससे गुणा कर रहे हैं? भागफल यानी 2 से, Q से। 3 दूनी 6। अब हम भर के देख लेते हैं। देखिए भाई, B की जगह पे हमने लिख दिया 3, भाजक क्या था? 3। Q की जगह पे हमने लिख दिया मल्टीप्लाई करके 2, और फिर प्लस करके R की जगह पे हमने लिख दिया 1। देखिए प्राप्त होता है कि नहीं होता है? 3 दूनी 6, 6 और 1 7। हमारा क्वेश्चन क्या था? डिविडेंड क्या था? डिविडेंड हमारा 7 था। प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो भाग की संक्रिया का जो पहला, संक्रिया के अंदर जो 4 तत्व हैं उनका जो पहला संबंध है वो तो ये है BQ प्लस R इक्वल टू A। अब दूसरी बात इसमें क्या है? दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो R होता है भाग की संक्रिया के अंदर, जो R होता है, रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, ये क्या होता है? हमेशा B से छोटा होता है, यानी B से छोटा होता है, हमेशा B से छोटा होता है। लेकिन और क्या होता है? 0 से या तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है हमने बताई कि R जो होता है, शेषफल रिमाइंडर जो होता है, ये B से तो हमेशा छोटा होता है। देखो छोटा है कि नहीं? R क्या है? 1 और B क्या है? 3। छोटा हुआ कि नहीं हुआ R? तो R हमेशा B यानी भाजक से, यानी डिवाइजर से छोटा होता है। दूसरी बात, 0 से या तो 0 होता है या 0 के बराबर होता है। ठीक है। 0 से या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये होती है भाग की प्रक्रिया में कि यदि हम भाजक यानी B का और भाजक और जो अपना डिविडेंड है A, इन दोनों का HCF निकालें, और या फिर हम भाजक और रिमाइंडर यानी शेषफल का HCF निकालें। यानी कुल मिलाकर के यदि हम भाजक यानी 3 और 7, 3 और 7, डिविडेंड 7, इसका HCF निकालें, या फिर हम 3 और रिमाइंडर 1, इसका HCF निकालें, तो दोनों का जो HCF है वो बराबर होता है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लीमा पर अगर हम चर्चा करते हैं तो उससे पहले हमें भाग की संक्रिया के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी हमने कर ली। जानकारी में हमने बताया
कि भाग की संक्रिया के 4 प्रमुख तत्व होते हैं: भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल, डिवाइजर, क्वोशिएंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। इन चारों तत्वों के जो संकेत होते हैं वो कैसे होते हैं? भाजक यानी डिवाइजर को हम अंग्रेजी के छोटे b से प्रदर्शित करते हैं। भागफल यानी क्वोशिएंट को अंग्रेजी के स्मॉल q से प्रकट करते हैं। भाज्य यानी डिविडेंड को अंग्रेजी के स्मॉल a से प्रकट करते हैं। शेषफल यानी रिमाइंडर, उसको हम अंग्रेजी के स्मॉल r से प्रकट करते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमने संबंध बताया कि पहला संबंध तो है बी क्यू प्लस आर इक्वल टू ए, यानी यदि हम भाजक और भागफल को गुणा करें और उसके अंदर शेषफल जोड़ दें तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है दूसरे संबंध में कि ये जो आर होता है भाग की संक्रिया के अंदर, ये हमेशा बी से छोटा होता है, लेकिन या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। ठीक। तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर क्या होती है, वो ये होती है कि यदि हम b का और a का यानी भाजक का और डिविडेंड का HCF निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, और उसके बाद में हम भाजक और रिमाइंडर शेषफल इसका HCF निकालें, तो दोनों का HCF जो होता है बराबर होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर यानी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा पर। प्रमेयिका को हम बोलते हैं अंग्रेजी में लीमा। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि यूक्लिड तो हम जानते हैं गणितज्ञ है, विभाजन एक गणितीय संक्रिया है, डिवीजन एक गणितीय संक्रिया है, भाग की संक्रिया जिसको बोलते हैं। लेकिन ये प्रमेयिका क्या है, लीमा क्या चीज़ है? तो प्रमेयिका या लीमा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात पर गौर करते हैं। तो प्रमेयिका का या लीमा का मीनिंग देखते हैं, अर्थ देखते हैं। तो प्रमेयिका क्या है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो कि अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होती है जो कि अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग की जाती है। ठीक है। अंग्रेजी में बोलें तो लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, सिद्ध किया हुआ कथन। लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, यानी लीमा जो है, प्रमेयिका जो है, वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है। यूज्ड फॉर, जो कि प्रयोग किया जाता है किसमें? प्रूविंग अनादर स्टेटमेंट्स, अन्य दूसरे कथनों को सिद्ध करने में। ठीक है। यानी प्रमेयिका या लीमा क्या चीज़ है? प्रमेयिका या लीमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये तो बात हो गई प्रमेयिका के अर्थ की। अब हम बात करते हैं कि प्रमेयिका जो है आखिर है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर है क्या। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड ने जो विभाजन का प्रमेयिका दिया, यानी यूक्लिड ने विभाजन की जो एक सिद्ध किया हुआ जो कथन दिया, वो क्या था? यूक्लिड ने जो विभाजन की जो प्रमेयिका दी है, यानी सिद्ध किया हुआ जो कथन बताया है, जिसका प्रयोग हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं, वो क्या है? वो ये है कि यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार से विभाजित करें, यानी एक धनात्मक पूर्णांक है a और दूसरे धनात्मक पूर्णांक है b, और इससे हम इस प्रकार विभाजित करें कि कुछ ना कुछ शेषफल r बचे, यानी कुछ ना कुछ शेषफल बचे। यहाँ पे शेषफल जरूर बचेगा, जैसे शेषफल यानी r, शेषफल जरूर बचे।
ठीक है। यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित करें कि कुछ ना कुछ शेष बचे, ठीक है, तो क्या होगा, 3 कंडीशन पैदा होंगी, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर a, जैसे ये a कैन बी डिवाइडेड बाई अनदर पॉजिटिव इंटीजर b, ये b वाला, इन सच ए वे दैट इट लीव्स ए रिमाइंडर, कि वह एक रिमाइंडर छोड़े, एक शेषफल बचे। यदि एक धनात्मक पूर्णांक a के अंदर दूसरे धनात्मक पूर्णांक b का इस तरह से विभाजन किया जाए, भाग लगाया जाए कि शेषफल, कुछ ना कुछ शेषफल बचे, तो क्या होगा, 3 कंडीशन होगी। पहली बात, नंबर 1, BQ प्लस R इक्वल टू A, यानी अगर हम B को Q से, यानी डिवाइजर को, यानी भाजक को Q से यानी क्वोशिएंट से गुणा कर दें और उसके अंदर रिमाइंडर को जोड़ दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डिविडेंड यानी A प्राप्त हो जाएगा। कुछ देर पहले भाग की प्रक्रिया में हमने यही बात कही थी, ठीक वही बात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कही जा रही है, ठीक है। तो पहली बात तो क्या हो गई, BQ प्लस R इक्वल टू A। दूसरी बात, इस प्रक्रिया के अंदर R जो है, रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, ये क्या होगा, हमेशा B से यानी भाजक से छोटा होगा। ये छोटे का चिन्ह है, ये चिन्ह के बारे में आप जानते होंगे। V का मुंह जिधर खुला रहता है ये बड़ा होता है और इधर जहां बंद रहता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे R देखिए, इधर V का मुंह बंद है, B का इधर खुला हुआ है B की तरफ, तो यानी R जो है हमेशा B से छोटा होता है, लेकिन 0 के या तो बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो दूसरी बात तो ये है कि इसके अंदर हमने रिमाइंडर की खासियत बताई है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या बताई गई है, रिमाइंडर यानी शेषफल की खासियत बताई गई है। और खासियत क्या बताई गई है कि रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, वो क्या होता है, B से हमेशा छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब बात आई तीसरी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तीसरी बात क्या है, वो ये है कि यदि हम B और A का, B यानी डिवाइजर यानी भाजक और A यानी भाज्य डिविडेंड, इसका HCF निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, महत्तम समावर्तक निकालें, और यदि हम भाजक और रिमाइंडर यानी R शेषफल, इसका HCF निकालें, तो दोनों के HCF जो है समान होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड इसमें गणितज्ञ का नाम है। विभाजन एक गणितीय संक्रिया है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और प्रमेयिका या लीमा का मतलब होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन, एक प्रूवन स्टेटमेंट जो कि अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो यूक्लिड ने जो एक स्टेटमेंट दिया, एक सिद्ध स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट का हम प्रयोग करते हैं अन्य कथनों को सिद्ध करने में, तो इसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय।